नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मोहन ने। मोहन जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 33 ईयर्स की और 15 साल में 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करने हैं बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए। तो आपने ये नहीं बताया कि आपका खर्च अभी कितना है, लेकिन एक बात ज़रूर बता दूंगा कि 15 साल के बाद शायद 1 करोड़ रुपए काफ़ी नहीं होंगे। और जब आप दो गोल की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की और बच्चों की एजुकेशन की, अगर मैं 6% की महंगाई दर भी मानकर चलूं तो 15 साल के बाद में 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो आज के करीब 41-42 लाख के आसपास होगी। और हम यदि बात करें एजुकेशन में महंगाई दर की, तो ये हमेशा ज़्यादा होती है, 10% या उससे भी ज़्यादा मानी जा सकती है। तो इसके लिए आपका टारगेट 1 करोड़ नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। फंड्स की बात की जाए तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड में 3000, कोटक मल्टी कैप फंड में 4000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2000 रुपीज़। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स हैं। लेकिन नज़रिया आपका लंबा है 15 साल का, तो मेरे हिसाब से ये एलोकेशन भी ठीक है और फंड्स भी ठीक हैं। हालांकि आपने कहा है कि रिस्क आपका जो है वो मीडियम है, मॉडरेट रिस्क टेकर हैं आप। लेकिन अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे इस पोर्टफोलियो के साथ में, तो 15 साल के हिसाब से ये सही पोर्टफोलियो माना जा सकता है। इसके अलावा आपने SBI कॉन्ट्रा फंड में 1,50,000 और साथ ही SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 60,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट किए हुए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 2500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिसकी टोटल वैल्यू 3 लाख हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में क्या ओवरलैप है? देखिए, इक्विटी फंड्स हैं, कुछ तो आपको डेफिनेटली सेम स्टॉक्स मिलेंगे पोर्टफोलियोज में, लेकिन क्योंकि अलग अलग कैटेगरी हैं तो मेरे हिसाब से आप इनमें बने रह सकते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर ओपन एंडेड फंड हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में बदलाव आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इस बात को ध्यान रखते हुए कि कितना ओवरलैपिंग है, अगर आप अलग अलग कैटेगरीज चुनेंगे और आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो एसेट एलोकेशन है, उसे सही बनाकर चलेंगे, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए सही साबित हो सकता है। तो फिलहाल पोर्टफोलियो में बदलाव की राय मैं यहाँ पर नहीं रखता हूँ और आपको नहीं सुझाव दूंगा कि आपको चेंज करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा है कि 5,000 रुपये पर मंथ आपको बढ़ाने हैं और किस स्कीम में बढ़ाने चाहिए, तो इसके लिए मेरी राय ये होगी कि यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 3,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा लें तो ये सही रहेगा। साथ ही आपने पूछा है कि बच्चे के नाम से और वाइफ के नाम से भी SIP शुरू करनी है, तो किस स्कीम में करनी चाहिए और क्या उनके नाम से सही रहेगा या आपके नाम से ही करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि पैसा किसका है। यदि पैसा आपका है तो आप अपने ही नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स अलग अलग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों के नाम से, वाइफ के नाम से, और ये सोचते हैं कि इससे टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है और जिस व्यक्ति की इनकम से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो प्रॉफिट होता है, जो कैपिटल गेन होता है, वो उसी का माना जाता है। इस पर मैं कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी कई इन्वेस्टर्स शायद पूरी नॉलेज ना होने की वजह से ऐसा करते हैं। पर मेरे हिसाब से यदि आपकी अर्निंग है, आपकी इनकम है, तो आप अपने ही नाम से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो वाइफ के नाम से, बच्चे के नाम से भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, यदि माइनर चाइल्ड है तो जो कैपिटल गेन होगा, यदि आप बच्चे के माइनर रहते हुए यूनिट्स को रिडीम करते हैं, तो जो उस पर कैपिटल गेन होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में 1,500 रुपये छोड़कर बाकी का पूरा जो गेन है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से यदि हम बात करें स्पाउस की, तो टोटल जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो उस स्पाउस की इनकम में ऐड होगा जिन्होंने वो अपने पैसे से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। रही बात स्कीम्स की, तो यदि आप अपने नाम से कर रहे हैं तो इन्हीं स्कीम में करेंगे तो भी अच्छा है, आपको नई स्कीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से कई स्कीम है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड,
मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, इन फंड्स में ऐड कर सकते हैं। बाकी फंड्स भी अच्छे हैं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में इस वक्त पर मैं आपको ज़्यादा अमाउंट ऐड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप फिलहाल 17,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और प्लस 5,000 रुपीज़ की SIP बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो 22,000 की SIP होगी। 3 लाख का आपने कहा है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये लमसम पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको मिलाकर ये 3 लाख रुपए हैं। तो यदि 15 साल में 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो करीब 1,21,00,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। प्लस सुकन्या समृद्धि योजना में 2,500 रुपया आप निवेश कर रहे हैं, उसका आपको अलग से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो SIP कर रहे हैं, यदि 10% से स्टेप अप कर लें तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए 15 साल में इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप स्टेप अप जरूर करें। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है दिनेश सिंगल ने। दिनेश जी, आपने कहा है कि 20 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल स्मॉल कैप फंड में से कौन सा बेस्ट होगा। 20 साल के लिए कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लंबे समय में फंड मैनेजर्स भी चेंज हो जाते हैं और अलग फंड मैनेजर की अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन इस वक्त पर यदि आप एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप टाटा स्मॉल कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में से किसी एक को ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अभिमन्यु कुमार ने। अभिमन्यु जी, आपने बताया कि आपकी एज है 35 ईयर्स की और बच्चों की एजुकेशन का गोल है 15 साल में पैसे इकट्ठा करने हैं। अभी 6,000 रुपये की SIP आप कर रहे हैं। 2021 से आपने शुरुआत की है। 2,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, 4,000 रुपये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, और गोल है आपका 50 लाख रुपए, यानी कि 15 साल में 50 लाख रुपए आपको इकट्ठा करने हैं। तो 4 और 2 6,000 रुपये की SIP हो रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 2021 से आपने शुरुआत की है, तो ऑलरेडी आपने एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर लिया होगा। उसकी जानकारी आपने नहीं दी है। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि 12% के हिसाब से 15 साल में कितना पैसा बन सकता है, तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 6,000 रुपये पर मंथ की SIP से 12% के CAGR पर 15 साल में बन सकते हैं 28,55,000 रुपीज़। तो आपके 28.5-29 लाख रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें अपने पोर्टफोलियो को, तो वहीं करीब करीब 50 लाख रुपए की उम्मीद आप रख सकते हैं। आपका गोल भी 50 लाख का है, तो आपको 10% से स्टेप अप जरूर करना चाहिए। जहाँ तक स्कीम का सवाल है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, साथ में स्मॉल कैप में भी आप निवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे इनएप्रोप्रिएट डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है वो ये है कि पराग पारिक में कम कर रहे हैं आप, स्मॉल कैप में ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव है। आपको स्मॉल कैप में निवेश कम करना चाहिए और पराग पारिक में बढ़ा देना चाहिए, ये बेहतर होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऐसे में शायद 15 साल के बाद 50 लाख रुपए काफ़ी ना हो। उस हिसाब से भी आप ये देखिए कि जब भी मुमकिन हो तब आप टॉपअप करते रहिए, और जितना अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है इम्तियाज़ मोमिन ने। और इम्तियाज़ जी, आपने कहा है कि मेरे सजेशन के बाद आपने पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने कभी आपको पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड रखने को नहीं कहा होगा। आपने जो पोर्टफोलियो शेयर किया है उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 रुपीज़ है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 4,000 है, SBI कॉन्ट्रा में 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3,000, एडलवाइज मिड कैप में 2,000, यानी कि मिड कैप में 5,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, 3 स्मॉल कैप में 2,000 रुपये ईच स्कीम, यानी 6,000 रुपये आपके निवेश हो रहे हैं। और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड में भी मैंने निवेश की सलाह आपको कभी नहीं दी होगी, मुझे नहीं लगता है। तो आपने जैसा कहा है कि मेरे सजेशन से बनाया है पोर्टफोलियो, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है। आपको यहाँ पर थोड़े बदलाव का सुझाव मैं आपको दूंगा। तो यदि आप 20,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपये आप ICICI मल्टी एसेट फंड में कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में, और 4,000 रुपये आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP करें। साथ ही आप SBI कॉन्ट्रा फंड में 3,000 रुपये पर मंथ की SIP कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर 12,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया। उसके बाद में 2 मिड कैप फंड हैं जिनमें कुल मिलाकर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। इसे आप जारी रखिए।
तो ये आपका 17,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बचे 3,000 रुपये, तो स्मॉल कैप में आपको 3,000 रुपीज़ पर मंथ ही इन्वेस्ट करने हैं। और उसके लिए आप ठीक है, या तो एक स्कीम या फिर 2 स्कीम रख सकते हैं। 2 स्कीम रखनी है तो टाटा स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुना जा सकता है। तो ये होगा एलोकेशन कि आपका जो स्मॉल कैप में 3,000 रुपये, मिड कैप में 5,000 रुपये, तो 8,000 रुपये यहाँ पर है और 12,000 रुपये जो हैं वो बाकी के जो आपके कॉन्ट्रा फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और फ्लेक्सी कैप फंड है उनमें एलोकेट हो जाएगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा अखिलेश मिश्रा ने। अखिलेश जी, आपने कहा है कि इमरजेंसी फंड को किस लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि पैसा आसानी से निकल सके और आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो इक्विटी फंड्स हों, डेट फंड्स हों, पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही आता है और आसानी से ये रिडम्पशन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। और किसी भी वर्किंग डे पर यदि मार्केट क्लोज होने से पहले आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं रिडम्पशन के लिए, तो अगले वर्किंग डे पर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है विपिन कुमार राय ने। और विपिन जी, आपने बताया कि आपकी एज है 46 ईयर्स की और आपके पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें 500 रुपये की SIP है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 500 रुपये, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2,000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 1,000, टोटल 7,000 की SIP चल रही है और 2024 से ही आपने शुरुआत की है। आपका गोल है 15 साल में 50 लाख रुपए का। आपके पोर्टफोलियो में स्कीम सभी सही हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप भी है, पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो है और आपने शुरुआत 2024 में ही की है, तो इस वक्त पर मार्केट की गिरावट में शायद आपको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। बट मेरी सलाह यह है कि अगर 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप इस पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में जहां 500 की SIP चल रही है वहां इसे बढ़ाकर आप 1,000 रुपये कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपने 2024 में शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन स्मॉल कैप में आपने अमाउंट कम रखा है, जबकि बहुत से इन्वेस्टर्स ने पास रिटर्न देखते हुए स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ले लिया, उसका नुकसान उन्हें ज़्यादा हुआ है। आपका एक्सपोजर कम है तो आपको लॉस भी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस पोर्टफोलियो के साथ में, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं, बाकी आप इसे जारी रखें। 7,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP से 15 साल में 12% के CAGR पर 33 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं और यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें तो करीब 58 लाख रुपीज़ आपके यहाँ पर बन सकते हैं। और आपने कहा है आपका गोल भी 50 लाख रुपए का है, तो मेरे हिसाब से 10% से स्टेप अप तो आपको करना ही चाहिए। बाकी समय के साथ जितना अधिक से अधिक हो सके आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके सवाल या सुझाव जो भी हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।